के मौजूदा डीजीपी मुकुल गोयल से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों पर आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट की नज़र थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अब जब कोर्ट की नज़र टेढ़ी होगी तो अफसरों की तो हवा खराब ही रहेगी। फिलहाल ताज़ा मामला 2 दिन पुराना है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले में पेश होने गए थे। डीजीपी साहब ने सोचा था कि अच्छा भला इलाहाबाद जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, माफ़ करिएगा नाम बदल दिया गया है उसका, अभी भी कभी कभार इलाहाबाद निकल जाता है मुंह से। तो डीजीपी साहब ने सोचा था कि वो प्रयागराज जा रहे हैं और दूसरे दिन फिर लखनऊ लौट आएंगे, अपने सारे काम निपटाएंगे। लेकिन उन्हें शायद इस बात की खबर नहीं थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की नज़र आजकल उत्तर प्रदेश के अफसरों को लेकर थोड़ी सी टेढ़ी है। डीजीपी साहब कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में उनको ज़बरदस्त लताड़ मिलती है उनकी फोर्स की वजह से। एक मामला मैनपुरी का होता है जिसमें यूपी पुलिस की कार्रवाई से जो परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। लिहाजा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने डीजीपी साहब को प्रयागराज छोड़ने के लिए मना कर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि आप प्रयागराज तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं करेंगे। बाकायदे उन्होंने समय दिया। हालांकि डीजीपी साहब ने प्रयागराज में रहते हुए ही एक एसआईटी बना दी और एसआईटी बनाकर उस मामले में जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन भाई इस घटना से बाकी अफसर थोड़ा सा ये जरूर समझ लें कि अगर उनकी किसी मामले में हाई कोर्ट में पेशी होनी हो तो थोड़ा तैयारी के साथ जाएं। हो सकता है उन्हें भी रुकना पड़ जाए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोर्ट के फैसलों से यूपी पुलिस के साथ प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मचा हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को यूपी पुलिस के मुखिया मुकुल गोयल के प्रयागराज छोड़ने पर रोक लगा दी थी। ये फैसला आते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। दरअसल 2019 में मैनपुरी जिले में एक छात्रा की हत्या मामले में पुलिसिया लापरवाही से हाईकोर्ट बेहद नाराज दिखाई दिया था, जिसके बाद आनन फानन में मैनपुरी के 2 पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिल रहा है और पुलिस अफसर के साथ लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला? मैनपुरी में नाबालिग छात्रा ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके कपड़ों व शरीर पर मानव पदार्थ पाए गए थे। इसके बावजूद पुलिस टीम अपराधियों तक पहुंचने में विफल रही। 24 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में केस डायरी के साथ एसआईटी के सदस्य हाजिर हुए और बताया कि 16 सितंबर 2019 की घटना की एफआईआर 17 जुलाई 2021 की दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस की लापरवाही और डीजीपी को दिए गए आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने कल जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद इस मामले को अपनी निगरानी में रखने को कहा और 1 माह के अंदर इसे निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। राग दरबारी में हमारी दूसरी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा जो अक्सर चर्चा में रहता है। अभी आपने सुना होगा खबरों में बड़ी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ का सपना है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये सपना है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए जिससे उस जनपद की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहतर हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले अपने उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, आपने सुना होगा उनके स्वर्गवास के बाद बहुत सारी सड़कों के, अस्पतालों के और यहाँ तक कि एक एयरपोर्ट तक का भी नाम उनके नाम पर रखा गया है, मतलब नाम परिवर्तन किया गया है। उसी नाम परिवर्तन के क्रम में सूबे की जो राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर एक लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट नाम से एक बड़ा सा अस्पताल होता है, चला आया है, काफ़ी दिनों से है, वो था, उसका नाम लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट था। उसका भी नाम जो है बदल कर कल्याण सिंह के नाम पर रख दिया गया है। मतलब उनको श्रद्धांजलि दी गई कि लोग उन्हें याद रखें। एक बहुत बड़े अस्पताल का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रख दिया गया। लेकिन उस अस्पताल की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि
कुछ नौकरशाहों और नौकरशाहों के या कह सकते हैं कुछ उनके चेलों ने उस अस्पताल की स्थिति इतनी खराब कर दी है कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद वो अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मुख्यमंत्री ने उस अस्पताल का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रख दिया, लेकिन उसका हाल पहले जैसा ही है। जैसे पहले वाले साहब दुबे जी एक साहब हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में, बड़ा जलवा हुआ करता था उनका। मतलब एक चाहे कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई प्रिंसिपल हो या कोई डॉक्टर हो, हर कोई इनके सामने आने से कांपता था। उन्हीं की परम कृपा प्राप्त एक साहब थे जिन्हें उस अस्पताल का निदेशक बनाया गया था। नाम था शालीन कुमार। शालीन कुमार की शालीनता के कुछ कांड हमें पता चले थे, कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे थे। एक हफ्ते पहले मैंने आपको अपने इसी चैनल पर के न्यूज़ पे ही उनके कारनामे दिखाए थे, जिसके बाद कारनामों की चर्चा शासन स्तर तक पहुंची और मौजूदा जो सूबे के प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आलोक कुमार, उन तक इनके कारनामों की चर्चा पहुंची और कल उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि जो पीजीआई के मौजूदा निदेशक हैं धीमान साहब, डॉक्टर धीमान, उनको चार्ज दिया गया है। उनको जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका भी चार्ज दे दिया गया है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इस अस्पताल के पास अपनी एक एम्बुलेंस तक नहीं है। तो सवाल हमारा यही है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से काम चलेगा, या एक बड़ा विजन था जब इस अस्पताल को बनाया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के कैंसर के जो मरीज हैं वो अपना इलाज कराने दिल्ली, मुंबई, कहाँ जाते थे, उनको कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कम से कम उनका इलाज मिले। लेकिन आप सोचिए कि करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद वो अस्पताल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया और उस अस्पताल में कहने के लिए आज भी अपनी एक एम्बुलेंस तक नहीं है। यूपी के अधिकांश हिस्सों में कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में दौड़ लगाते। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट का काम शुरू करवाया। करोड़ों रुपए खर्च करके अस्पताल तो बन गया, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर पिछले 2 सालों से सरकारी धन की लूट चल रही थी। पिछले हफ्ते के न्यूज की टीम को इस अस्पताल के निदेशक शालीन कुमार के कुछ काले कारनामों का पता चला, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया। के न्यूज पर निदेशक शालीन कुमार के कारनामों को दिखाने के बाद प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने मामले की गंभीरता को समझा और फिर निदेशक को उनके पद से हटा दिया। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि क्या जिस अस्पताल में एक साल में हाउसकीपिंग के नाम पर 5 करोड़ खर्च किए जाते हैं, आखिर उस अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं है? इस पूरे मामले में पहले भी निदेशक के खिलाफ शासन स्तर पर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन बताया जाता है कि पूर्व प्रमुख सचिव रजनीश दुबे की कृपा संस्थान के निदेशक शालीन कुमार पर, जिसकी वजह से आज तक शालीन कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल इस समय चिकित्सा शिक्षा विभाग की कमान आलोक कुमार के हाथों में और विभागीय मंत्री सुरेश खन्ना है। अब देखना यह है कि संस्थान का नाम बदलने के बाद ये लोग क्या संस्थान की कार्यशैली बदल पाते हैं, या फिर निदेशक के हटने के बाद भी अस्पताल दुश्वारियों से जूझता रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका
हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तीसरी खबर हमारी उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जुड़ी हुई है। दरअसल केशव जी को मैं सुन रहा था अभी हाल में 1-2 दिन पहले किसी कार्यक्रम में, वो कह रहे थे कि जब दूसरे राज्यों के लोग जैसे ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आते हैं, चमचमाती हुई सड़कें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में आ गए। वो ऐसा सोच सकते हैं डिप्टी सीएम साहब, क्योंकि उनका जो अधिकांश दौरा है वो हेलीकॉप्टर से होता है या स्टेट प्लेन से होता है। सड़कों से बहुत कम चलते हैं, हालांकि सड़कों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की उन्हीं को दे रखी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने, लोक निर्माण विभाग जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। लेकिन चूंकि जब सड़क पर चलेंगे तब तो सड़कों की स्थिति पता चलेगी, क्योंकि उनकी यात्रा तो हवाई ही होती है। और अगर सड़क मार्ग से कहीं जाते हैं तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जान ही रहे हैं कितने अभ्यस्त होते हैं कि अगर पता चला कि सुबह डिप्टी सीएम साहब इधर से गुजरने वाले हैं तो रात भर में तो सड़क चमचमा ही जाती है। हम ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। मुझे याद है 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उसकी चर्चा की थी। अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्ति अभियान शुरू किया जाए, बजट की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी, सड़कें गड्ढा मुक्त बनानी। लेकिन जो असल हालात ग्राउंड पर हैं उसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब आप ये समझिए कि इस पूरे काम की जो कार्य योजना है वो अप्रैल मई में बनाई गई। मतलब लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्ताव मांगे गए डिवीजन से अप्रैल मई में कि आपके कौन कौन सी सड़कें हैं जिसमें गड्ढे हैं, उनको गड्ढा मुक्त किया जाना है। जब अभियान चलेगा तो उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तो अप्रैल मई में एक कार्य योजना बनती है, प्रस्ताव मंगाए जाते हैं और अब यानी बरसात के बाद उन प्रस्तावों पर काम हो रहा है। हमें जो जानकारी मिली है, जो लोक निर्माण के विभागाध्यक्ष हैं, मौजूदा कार्यवाहक विभागाध्यक्ष हैं, उनसे हमने जब बात की थी तो उनका कहना था कि करीब वो 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो सड़कों को दे रहे हैं रिपेयर करने के लिए। यानी अगर 1 किलोमीटर सड़क है, लंबी है और उसमें गड्ढे आ गए तो 45 हज़ार में जो अभियंता हैं उन गड्ढों को भरना है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के दौर में जब करीब 50 से 55 हज़ार तो मुझे लगता है जो तारकोल आता है, 50 से 55 हज़ार प्रति टन तो तारकोल का दाम है। उसके बाद गिट्टी, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद ये फिर वो, तब मिला के तो सड़कें गड्ढा मुक्त होती हैं। लेकिन महज 45 हज़ार में क्या होगा? जब इसकी हकीकत जानने की हमने कोशिश की, तमाम कुछ अधिकारियों से ग्राउंड लेवल पर बात की, तो उन्होंने जो बातें बताई हमको, जो जानकारी दी, वो और चौंकाने वाली थी। लोक निर्माण विभाग के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उन्हें बनाने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए हम लोगों को सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। यानी 30 हज़ार रुपये में 1 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सड़कें किस तरीके से गड्ढा मुक्त होंगी। हालांकि अप्रैल मई में कार्य योजना बनाई गई थी और उस समय जो गड्ढा 1 फीट का था वो 3 महीने बाद बढ़ के 4 फीट का हो गया है। यानी उस समय जिस सड़क की रिपेयरिंग के लिए 1 लाख की डिमांड की गई थी, उस सड़क की रिपेयरिंग में कम से कम 4 लाख रुपए अब खर्च होने हैं। लेकिन मिल क्या रहा है? अगर ग्राउंड लेवल की माने तो 25 से 30 हज़ार रुपये और अगर विभागाध्यक्ष की माने तो 40 से 45 हज़ार रुपये। तो फिलहाल हमें नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में या ये जो अभियान खत्म होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो पाएंगी। हाँ, जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो ठेकेदारों का गला जरूर काट देंगे कि भाई तुम गड्ढे भरो, हम पैसा देंगे। लेकिन पैसा देंगे कहाँ से? क्योंकि पिछले साल के गड्ढा मुक्ति अभियान के पैसे अब तक
मुख्यालय स्तर से दिए नहीं गए हैं। अगर कहीं किसी ने 5 करोड़ रुपए का बिल भेजा तो उसे 1 करोड़ मिले, और किसी ने 1 करोड़ का भेजा तो उसे 20 लाख मिले। फिलहाल भगवान ही मालिक हैं इस गड्ढा मुक्ति अभियान के। यूपी का लोक निर्माण विभाग हर साल बरसात के बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक गड्ढा मुक्ति अभियान चलाता है। ये कोई नई बात नहीं है, जब से लोक निर्माण विभाग बना है तब से ये अभियान चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से गड्ढा मुक्ति अभियान का जिक्र सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक कर रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल उलट। क्योंकि विभाग में मुख्यालय पर बैठे अफसरों का कहना है कि वो गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए प्रति किलोमीटर 45,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि जिन अफसरों की उन्हें प्रति किलोमीटर सिर्फ 30,000 रुपए ही मिल रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मई जून में इस योजना के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे, और इस दौरान सड़कों पर जो गड्ढे 1 फीट के थे वो अब बढ़कर 3 से 4 फीट के हो गए। अब भला सोचिए कि सिर्फ 35,000 या फिर 30,000 रुपए में क्या 1 किलोमीटर की सड़क गड्ढा मुक्त हो पाएगी? जान बचाने के लिए अभियंता ठेकेदारों से काम करवाएंगे, और जब भुगतान की बारी आएगी तो फिर उन्हें दौड़ाते रहेंगे। हमने इस मामले में जब लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों से बात की तो वो कैमरे के सामने तो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जबान में ये जरूर कहने को मजबूर हो गए हैं कि अभी तक पिछले साल के गड्ढा मुक्ति अभियान का पूरा पैसा हम ठेकेदारों को नहीं दे पाए। वैसे आपको ये भी बता दें कि अभी तक विभाग में ये भी तय नहीं हो पाया है कि लोक निर्माण विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होगा। 2 महीने से ये मामला लंबित है, और विभागाध्यक्ष की कुर्सी पर राकेश सक्सेना को काम चलाओ व्यवस्था के तहत बिठाया गया, जिसकी वजह से सूबे के एक ताकतवर नौकरशाह हैं जो अपने एक करीबी को विभागाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। हमारी तीसरी खबर सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सूबे के गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तमाम जनपदों पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी हैं, मेहनत भी करते हैं, दौड़ते हैं, जिले जिले तक जाते हैं, वो देखते हैं, हकीकत देखते हैं कि जो पैसा वो भेज रहे हैं वो जिलों के विकास में खर्च हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिलहाल कल उनका बाराबंकी दौरा था। बाराबंकी दौरे के दौरान उन्हें करीब 100 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करना था। बाराबंकी जनपद के 2 स्थानों पर उनका कार्यक्रम था। बाकायदे एक जनसभा का रूप कार्यक्रम स्थल को दिया गया था। चूंकि मुख्यमंत्री का जो दौरा होता है किसी भी जनपद में, तो उस दौरे की सारी जिम्मेदारी सूबे के लोक निर्माण विभाग के पास ही होती है। यानी मुख्यमंत्री जी कहीं जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री का विभाग वहां इन्वॉल्व होता है। तो मुख्यमंत्री जी के पहुंचने के 2 दिन पहले से यह तैयारियां शुरू हो गई। बाराबंकी में बाकायदे जहां कार्यक्रम स्थल था वहां हेलीपैड बना, स्विस कॉटेज बना, जर्मन हैंगर लगा, कुर्सियां मंगाई गई, सोफे मंगाए गए, पंखे लगाए गए, साउंड सिस्टम लगा। मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ। और वो अच्छा खासा पैसा जब हमने पता करने की कोशिश की कि लोक निर्माण का कितना खर्च हुआ, तो लोक निर्माण के जो अफसर हैं उनका कहना है कि भाई साहब करीब यही 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो गया। लेकिन दौरे के पहले थोड़ा सा इंद्रदेव कुपित हो गए। रात 2 बजे से बारिश शुरू हुई तो वो बंद होने का नाम ही ना ले। अब भाई जब बारिश बंद नहीं हुई तो पूरे कार्यक्रम स्थल में भर गया पानी। मतलब जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां भी पानी, जहां मुख्यमंत्री जी का स्टेज लगा था वहां भी पानी, जहां नेताजी लोगों को बैठना था वहां भी पानी। गाड़ियां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच नहीं पाती। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को अपना दौरा निरस्त करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री जी गए नहीं और विभाग का तकरीबन 2 करोड़ रुपया पानी में बह गया, तो अभी पैसे का पेमेंट कौन करेगा? हालांकि जिम्मेदारी तो लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो ठेकेदार था उसका कहना ये है कि भाई अब आगे कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
भला क्यों? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बताया गया कि मुख्यमंत्री जी का 10 दिन बाद फिर दोबारा दौरा होगा तो फिर यही स्विस कॉटेज, यही टेंट, यही हेलीपैड। थोड़ा सा हमने अपने स्तर से जानने की कोशिश की तो पता चला कि 2 साल पहले ठीक इसी दिन मुख्यमंत्री जी बाराबंकी गए थे और इसी तरह के इंतजामात किए गए थे। हालांकि वो दौरा हुआ था, मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, लेकिन जो ठेकेदार था उस वक्त जो उसने पैसे लगाए थे अपने, जो स्विस कॉटेज, जर्मन हैंगर और तमाम चीज़ें बनाई थी, उसका भुगतान अभी तक लोक निर्माण विभाग ने नहीं किया है। तो सोचिए भाई कितना बड़ा दिल होगा बेचारे का। 2 साल पहले का भी बकाया है और इधर आपने लगवाया, फिर आधी पानी आ गई, ये भी नहीं देंगे तो भाई तीसरी बार वो कैसे लगाएगा? सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी में दौरा होना था। इस दौरे के दौरान करीब 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम को करना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग में बाराबंकी के 2 डिवीजन का तकरीबन 2 करोड़ रुपया तैयारियों में खर्च हो गया, पर सीएम के न पहुंचने के कारण कार्यक्रम में लगाया गया सारा पैसा बारिश के पानी में बह गया। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह हेलीपैड से लेकर स्विस कॉटेज तक पानी भरा है। वैसे अगर ये 2 करोड़ रुपए बाराबंकी की सड़कों पर खर्च कर दिए गए होते तो शायद बाराबंकी जनपद की काफी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती, पर विभाग करे। सीएम साहब आएंगे तो इंतजाम तो करने ही होंगे। वैसे इन दौरों का पूरा खर्च यूपी का गृह विभाग देता है, लेकिन अधिकारियों का तभी जुबान में कहना है कि न जाने कितने जनपदों के दौरों का करोड़ों का बिल आज तक गृह विभाग ने लटका के रखा है। फिलहाल अगर नौकरी करनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए राग दरबारी में लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, जिससे इसमें हम आगे भी अगर कुछ सुधार हो, आपका कुछ सुझाव हो कि हम कुछ और सुधार कर सकते हैं, किस तरह की और खबरों को लेके आए, तो आप ज़रूर हमें सुझाव दें। तब तक देखते रहिए के न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।